अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो जैसे यहाँ पे आप डेफिनेशन देखते हैं कि मायोकार्डियल इस्कीमिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इनबैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। इस्कीमिया देयरफॉर रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंक्रीज इन द मायोकार्डियल metabolic demand एंड द डिक्रीज इन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई और द कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं कि मायोकार्डियल इस्कीमिया बेसिकली क्या है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के दरमियान इम्बैलेंस है। ठीक है, अगर डिमांड और सप्लाई के दरमियान इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से होता है। और इसी तरह की जब मेटाबॉलिक डिमांड ऊपर चली जाएगी या ऑक्सीजन सप्लाई नीचे आएगी तो ये डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसमें जो आपको पता है कि ये बेसिकली सपोज करें कि ये हार्ट है, तो आपको पता है कि इसको जो चीज़ सप्लाई करती है वो बेसिकली कोरोनरी आर्टरी इसी के अंदर से निकल के इसको ब्लड सप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। लेकिन मैं इसको इस हार्ट को यहाँ पे लेता हूँ एंड आर्गन के तौर पे। ठीक है, सॉरी ये आगे हो गया ज़रा। ठीक है, इस हार्ट को हम यहाँ पे लेते हैं एंड आर्गन के तौर पे। ठीक है, और यहाँ इसी के अंदर से जो कॉरोनरी आर्टरी की आर्टरी और ये इसको सपोज करते हैं हम क्या है, सोर्स है। ठीक है, और आपको पता है कि कॉरोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से थ्रू द एओर्टा जो है वो ब्लड लेती हैं और फिर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रही थी। तो ये आपके पास इसका सोर्स है, यानी कि हार्ट ही है बेसिकली, और ये इसका अंडर आर्गन है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो मायोकार्डियल मसल्स होते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली इसकी डिमांड होती है। ठीक है, डिमांड होती है और यहाँ पे इसके अंदर से सप्लाई निकलती है। ठीक है, इस सोर्स के अंदर से क्या निकलती है, सप्लाई निकलती है। तो यहाँ पे जितनी डिमांड होती है उतनी इसको सप्लाई जाती है, यानी कि सप्लाई और डिमांड हमेशा क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। ठीक है, जितनी डिमांड होगी उतनी उसको क्या चली जाएगी, सप्लाई चली जाएगी, जिसकी वजह से देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। अगर देखें कोई भी ऐसा फैक्टर जो सप्लाई को कम कर दे तो क्या होगा, आगे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। ऑक्सीजन बेसिकली यहाँ पे सप्लाई क्या हो रही है, ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन जा रही है। अगर जो है वो कोई ऐसा फैक्टर है जो सप्लाई को कम कर देगा तो डिमांड डेफिनेटली पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम एग्जरवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई भी ऐसा फैक्टर जो सप्लाई तो मेंटेन रहे, यानी सपोज करें अगर हार्ट को 5 ml एयर जो है या ऑक्सीजन जो है वो पर सेकंड जा रही है। ठीक है, लेकिन अब जो डिमांड जो है वो सप्लाई यही 5 ml पर सेकंड है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ के हो गई है 10 ml पर सेकंड पर चली गई। ठीक है, अब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो इसको भी क्या कहते हैं कि मायोकार्डियल इस्कीमिया को इंक्रीज कर देगा। तो बेसिकली कोई भी ऐसा फैक्टर जो सप्लाई को ज़्यादा कर दे या सप्लाई को कम कर दे या डिमांड को बढ़ा दे, ये दोनों फैक्टर यानी कि डिमांड सप्लाई कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, मायोकार्डियल इस्कीमिया कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब इसके काजेज़ की अगर हम ऊपर गौर करें तो हमें पता चलता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो यहाँ पे प्रॉब्लम करे, यहाँ पे डिमांड को बढ़ा दे, वो मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है, कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को ब्लॉक कर दे, सॉरी कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे और इसके अंदर से ब्लड गुजर ही ना सके, तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके अंदर ब्लड है तो ब्लड इटसेल्फ खुद जो है वो कम पड़ जाए, फिर भी इसके जो ऊपर फैक्टर हो सकता है, या फिर हार्ट को पंपिंग, जो हार्ट ही इसको पंप कर रहा है तो उसका पंप करने के अंदर कोई इश्यू हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये जो सप्लाई एंड डिमांड के जो चैनल है, ये जो इक्विलिब्रियम है वही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो अब काजेज़ की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया है, मैंने इस तरह से आपको बात कही थी कि ये आपका एंड ऑर्गन है, ये आपके पास जो है वो कॉरोनरी आर्टरी आ गई, ये इसका सप्लाई यानी कि हार्ट इटसेल्फ आ गया। ठीक है, तो डिक्रीज कॉरोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, सबसे पहला फैक्टर जो है वो हम इसी कॉरोनरी आर्टरी को लेते हैं कि इसके अंदर क्या हो गया जी, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई जिसकी वजह से जो है कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या है, थ्रोम्बोसिस है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस कोई भी यहाँ पे थ्रोम्ब बन के अगर
है, तो ये स्टक हो गया यहाँ पे, तो उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, आर्टेरियल वेसोस्पेज़म आर द स्पेज़म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये आर्टरी है और ये यूँ आपस में जुड़ गई है। ठीक है, यूँ जो है वो आर्टरी आपस में वाल इसकी स्टिनोज होके जुड़ गई हैं, तो इसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एम्बोलिज्म है, कोई जो है वो एयर एम्बोलिज्म, कोई माइन्यूट सा पार्टिकल उसके अंदर जो है वो जा रहा है। कॉर्नरी आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन होने के बाद जो है वो क्या होती है, इसकी निक्रोसिस यानी कि नेचुरल ब्रेकडाउन होनी शुरू होगी, तो उसको हम किसका नाम देते हैं जी, आर्थराइटिस का नाम देते हैं। तो इस तरह से जो टूटना शुरू हो जाती हैं आपकी आर्टरीज, तो उसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। ब्लड फ्लो डेफिनेटली बंद होगा तो अब आगे नहीं जाएगी, ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी। कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, पैदाइशी कोई प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। और उसके बाद जो है एथ्रियमो, ये एक्यूमुलेशन ऑफ द डिजनरेटिव मटेरियल, जो मतलब मटेरियल टूट के यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहे, तो वो भी एक केस होता है। और इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड, अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से, ये कोई भी दूसरा फैक्टर होने की वजह से अगर इसकी डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपके पास ऑक्सीजन की एक कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई पीछे से क्या रही है, मेंटेन रही है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो सीवियर हाइपरटेंशन हो सकती है। अगर हार्ट रेट मोर देन 100 होगी, तो अब उसको जो है वो, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, रैपिडली वो वर्क कर रहा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी। और टेकिकार्डिया भी सेम चीज़ है। सॉरी, हाइपरटेंशन के अंदर जो है वो, क्योंकि सीवियर हाइपरटेंशन के अंदर मैक्सिमम उसको ब्लड जो है पंप करना होता है या एक्यूमुलेट करना, तो उसके अंदर भी चाहिए होती है। टेकिकार्डिया के अंदर भी होती है। और इंक्रीज़ जो है वो क्या है जी, कार्डिक आउटपुट इन द थ्रोम्बोटॉक्सिकोसिस, जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर जो है वो इंक्रीज कार्डिक आउटपुट जब होता है, तो उसकी वजह से भी जो है हमें मायोकार्डियल ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और फिर जो है डिक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो आर्टरीज़ के अंदर जा रहा है, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर ये ब्लड का वॉल्यूम ही किसी फैक्टर की वजह से कम हो गया है, वो एनीमिया की वजह से है, ब्लड लॉस की वजह से है, हाइपोटेंशन, यहाँ पे ब्लड पूलिंग की वजह से अगर हाइपोटेंशन रह रही है वो, या जो है हाइपोक्सीमिया है कि ब्लड के अंदर, इस ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ही कम पड़ गई है, वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकती है, हाई अल्टीट्यूड की वजह से होती है, आपके एनेस्थीसिया के दौरान जो है वो इसकी वजह से हो सकती है, पीछे से सप्लाई ख़त्म होने की वजह से हो सकती है, कोई भी फैक्टर कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, आगे चल के देखें कि इसको कंट्रीब्यूट करने वाले कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, और वह रिस्क फैक्टर कुछ फिक्स्ड हैं जो चेंज नहीं किए सकते, रिवर्स नहीं किए जा सकते, और कुछ नॉन फिक्स्ड हैं जो है वो रिवर्स करके इसको हम रिस्क से बाहर लेके आ सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले एज है। ओल्ड एज के अंदर जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के। मेल सेक्स, फीमेल के अंदर ये जो है वो इसकी रेशो कम है, मेल के अंदर जो है वो इसकी रेशो ज़्यादा है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री जो है होती है कि कुछ जेनेटिक डिजीज़ भी होती हैं जो फैमिली टू फैमिली प्रिवेल करती हैं। ठीक है, और रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइएबल हैं, जो है वो हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो लिपिड लेते हैं, ऑयल लेते हैं, उनको हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो HTD, एक HLD हाई लिपिड जो है वो एक ऑयल होता है, कि जो LD होता है जो लो लिपिड होता है। ठीक है जी, तो जो लो लिपिड ऑयल होता है उसको हम जो है यूज़ करते हैं, HD यूज़ नहीं करते। ठीक है, और इसके बाद हाइपरटेंशन जो है वो BP का ज़्यादा होना, जब BP डेफिनेटली ज़्यादा होगा तो हार्ट को पंप करना पड़ता है, ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और उसकी वजह से है जो हम हाइपरटेंशन को डिक्रीज़ करके इसको कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी वगैरह, और उसकी हिस्ट्री ऑफ द कार्डियो सेरेब्रोवास्कुलर परफियन, मैंने पास जो है वो जैसे मेंसेस जो है स्टॉप हो जाते हैं बहुत 50 टू अंडर 45 ईयर ऑफ द एज, तो वो एक फीमेल के अंदर कर सकते हैं। यूज़ ऑफ द हाई एस्ट्रोजन औरल कंट्रासेप्टिव्स, औरल एस्ट्रोजन के कंट्रासेप्टिव मेडिकल यूज़ जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करने की वजह से हो सकता है। ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हैवी अल्कोहलिज्म जो है वो
ये करा सकते हैं। इन ये सारे फैक्टर को रिवर्स किया जा सकता है जी, चेंजेबल होते हैं, ठीक है जी। और ये चेंजेबल होते हैं, तो इसको लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो एक पेशेंट को हम जो है वो इस रिस्क से बाहर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी कि इसके कुछ साइन सिम्टम हम देख सकते हैं कि रिट्रोस्टर्नल चेस्ट डिस्कम्फर्ट, पेन और हैवीनेस वगैरह होती है, ठीक है। और चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑफन रेडिएट्स टू द नेक, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, जा एंड ओकेजनली टू द बैक टू द बोथ आर्म, ठीक है। तो ये रेडिएट करता है पेन जो है लेफ्ट आर्म के अंदर जाता है, नेक की तरफ जाता है, जॉब्स की तरफ जाता है और बैक साइड पे जाता है, ठीक है। आ शार्प पेन विच लास्ट ओनली अ फी सेकंड, ठीक है। और ये फी सेकंड के अंदर जो है वो कम हो जाने वाला पेन होता है। और उसके बाद डल इची विच लास्ट आर्म, और लेकिन हैवीनेस जो चेस्ट के ऊपर होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, वो बंदा जो है वो फील करता रहता है कई घंटों तक। पेन इंक्लूड्स पेन इंक्लूडेड द फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल टेंशन एंड द कोल्ड वेदर, ठीक है। और ये पेन जो है वो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपकी ऑक्सीजन के साथ छेड़ेगा, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ जो है वो, या ऑक्सीजन सप्लाई को कम करेगा या डिमांड को ज़्यादा कर देगा, तो वो उसके साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अब फिज़िकल एक्सरसाइज के साथ आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो पेन होना शुरू हो जाएगा। इमोशनल टेंशन के साथ जो है डिमांड बढ़ती है, सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, शैलो ब्रीथिंग होना शुरू हो जाती है, तो फिर भी जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और कोल्ड वेदर के अंदर जो है वो आपने अक्सर देखा है कि हाइपॉक्सिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये डिमांड सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ये फिर भी जो है वही पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पेन रिलीज विद द रेस्ट एंड नाइट्रोग्लाइसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन के साथ जो आपको पता ही है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हम पढ़ के आए हुए हैं। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो इसके यूज़ की वजह से क्या होता है कि ये पेन कम हो जाता है, ठीक है। और इसलिए इसके लिए हम यूज़ करते हैं नाइट्रोग्लाइसिन टेस्ट भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं डायग्नोसिस के अंदर। इसके अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है 12 लीड के अंदर जो है वो 12 लीड ईसीजी के अंदर इसके एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेशन होती है। अब अगर आप रिकॉल करें तो टी वेव किसके लिए होती है, ये जो है वो रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होती है, यानी कि वेंट्रिकल्स के रिलैक्स होने के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट किसको शो करता है, ये वो टाइम शो करता है जो है वो एक वेंट्रिकल वेंट्रिकल के रिलैक्स होने का जो टाइम होता है उस टाइम को शो करता है। तो अगर आपका एसटी सेगमेंट एलिवेट है तो इससे मुराद क्या है कि आपका वेंट्रिकल रिलैक्स होने में टाइम लगा रहा है, ठीक है। क्या ये रिलैक्स होने में टाइम लगा रहा है, और डेफिनेटली रिलैक्स होने के लिए आपके हार्ट के चैम्बर्स खुलते हैं। अब चैम्बर खुलेंगे आहिस्ता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं जो है वो इन्फार्क्शन हुई है, तो जिसकी वजह से उसको क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस कार्डिक एम आर आई यानी कि मैग्नेटिक एक रेजोनेंस इमेजिंग, तो एमआरआई हम इसको पेशेंट करा सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस के अंदर आती है, यानी कि वॉकिंग कंडीशन के अंदर आती है, ठीक है। कॉरोनरी एंजियोग्राफी पर इसका जो है टेस्ट हम कराते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है इसका, करेक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर विद द होप ऑफ द डिजीज़ प्रोग्रेशन। तो आप सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं जी कि रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा एज, उसके बाद जो है वो जेंडर का मेल होना, और उसके बाद जो है वो उसके फैमिली हिस्ट्री जो है वो, ये 3 फैक्टर तो ये चेंजेबल नहीं है। बाकी वो अल्कोहलिज्म अगर करता है, अल्कोहलिक है, हाइपरलिपिडेमिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा लिपिड वगैरह लेता है, लिपिड इंटेक उसका ज़्यादा है, और उसके बाद जो है वो और और उसके बाद जो है वो अगर लिपिड वगैरह का बहुत ज़्यादा इंटेक करता है, साथ साथ जो है वो
अच्छा जी, लिपिड इंडेक्स पे करता है, हाइपरटेंशन है उसकी पेशेंट, ओबेसिटी वगैरह है, तो उन चीज़ों को सबसे पहले आप एक्सरसाइज वगैरह करवा के कम करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मॉडिफिकेशन ऑफ द पेशेंट्स लाइफस्टाइल टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल उसका चेंज करके रिस्क फैक्टर को कम करेंगे, ठीक है। करेक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल कंडीशंस डेट कैन एक्सिबरेट द इस्कीमिया सच एज द हाइपरटेंशन, एनीमिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपर थायराइडिज्म, फीवर, इन्फेक्शन, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये सारे भी जितने भी फैक्टर है ना, ये सप्लाई डिमांड को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो आप इन कम्प्लिकेशंस को सेट करेंगे ताकि सप्लाई और डिमांड आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, हाइपोक्सीमिया है, हाइपरथायराइडिज्म है, फीवर है, ये सारे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, सप्लाई और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो इन कंडीशंस को आप क्या करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड रिलेशनशिप, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फार्माकोलॉजिकल एजेंट और जो है वो नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। तो ये ड्रग्स पीछे मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, इन ड्रग्स को जो है वो आप यूज़ करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। कि आप जो है वो नाइट्रेट्स को यूज़ कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को, ठीक है, या दूसरा कोई भी जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन ऑफ द आर्टरी लेजेंस बाय द परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, उसके अंदर क्या है जी, एंजियोप्लास्टी आप कर सकते हैं, या एथ्रिएक्टमी और द कोरोनरी आर्टरी बाईपास, ये सर्जरीज जो है वो आपका सर्जिकल मैनिपुलेशन आप इसकी कर सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, एथ्रिएक्टमी कर सकते हैं, ये टोटल आर्टरी बाईपास कर सकते हैं कि जो आर्टरी इफेक्टेड है उसको काट के नई जो है वो एक पीस ऑफ आर्टरी जो है वो आप उसके अंदर इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन के ऊपर अगर हम गौर करें तो प्री ऑपरेटिव आउटकम्स, ये पेरी ऑपरेटिव आउटकम्स आर रिलेटेड टू द डिजीज सीवियरिटी, वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड द टाइप ऑफ द सर्जरी टू बी परफॉर्म, ठीक है। तो देखें जी कि जब आपका कार्डियक पेशेंट होगा तो आपके आउटकम्स तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे। सबसे पहले डिजीज़ सीवियरिटी के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ वेंट्रिकुलर फंक्शंस के ऊपर। तीसरी चीज़ जो है वो सर्जरी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। जो आपके पास डिजीज़ की सीवियरिटी है वो तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एक कंडीशंस हो सकती है कि भाई इस कंडीशन के अंदर ये जो है वो माइनर आपका हो सकता है, सेटल्ड हो सकता है या अनसेटल्ड हो सकता है। वेंट्रिकुलर फंक्शंस जो है वो आपके पास कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन कर रहा है कि नहीं करता, वो पूरी बॉडी को ब्लड पम्प करता है, कर रहा है भी, या इफेक्टेड है। अच्छा, सर्जरी जो होती है ना बच्चों, वो दो टाइप की आपको मिल सकती है, ये कार्डियक सर्जरी भी हो सकती है और नॉन कार्डियक सर्जरी भी हो सकती है, ठीक है। यानी आपके पास एक पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन चल रहा है, ठीक है जी, और वो आता है पेशेंट, उसका आर्थो का है, उसका जो है वो नी रिप्लेसमेंट है, या जो है वो वायर डालनी है उसकी डिजिट्स के अंदर, ठीक है, या जो है इम्पुटेशन वगैरह है, ये इसी तरह वो जो है अपेंडिक्स के साथ आता है, अपेंडिक्स उसका रिमूव करना है, ठीक है। या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट है, और अब उसकी जो है वो ऑब्स्टेट्रिक का पेशेंट है, यानी कि सिजेरियन सेक्शन है, तो अब इमरजेंसी के अंदर हमें ये केस करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि टिपिकली कार्डियक सर्जरी हो कि अब उसका जो है वो कोरोनरी बाईपास सर्जरी हो, या एंजियोप्लास्टी वगैरह हो, या एथ्रेक्टमी वगैरह हो, तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो सकती हैं। तो अब अगर आपके पास एमआई का पेशेंट है और उसके साथ जो है वो रिमूव उसका क्या करना है कि अपेंडिक्स करना है, तो देर आर चांसेस टू बी लिमिटेड कम्प्लिकेशन, क्योंकि अपेंडिक्स जो है वो इतना ज़्यादा मेजर केस नहीं है, लेकिन कम्प्लिकेशन हो जाए तो मेजर हुआ भी जाता है, ठीक है जी। तो उसके साथ साथ अगर आप देखें कि अगर आपका पेशेंट यही है और अब आपको इसके साथ करनी पड़ रही है, इसको जो है थायराइडेक्टमी करनी पड़ रही है, कि थायराइड उसका काट कर निकालना पड़ रहा है, तो ये बहुत मेजर केस है, बहुत कम्प्लिकेशन वाला केस है। अब इसके साथ आपकी कम्प्लिकेशन लेवल ऊपर चला जाएगा। और सिमिलरली अगर जो है वो एंजियो प्लास्टिक करने की पड़ रही है, तो ये जो है वो सीन को मज़ीद जो है वो डेंजरस कर देगा, क्योंकि सर्जरी जो है वो क्या करेगी, मैटर करती है इसके अंदर। तो ये तीन चीज़ें इसके पास इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो बेस करती है चार चीज़ों के ऊपर, जैसे हम देखते हैं पहले भी कि हिस्ट्री है, फिज़िकल एग्जामिनेशन है, लेबॉर्ट्री, ये प्री मेडिकेशन वगैरह, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है वो क्या चीज़ है
कि द हिस्ट्री ऑफ इज़ ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस इन द पेशेंट ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़, द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी इनकम्पासेस, ठीक है। कि करंट एंड पास्ट ट्रीटमेंट आप देखते हैं कि अभी कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, पहले कौन सी ट्रीटमेंट है। कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि भाई कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो हाइपरटेंशन एंड या इस तरह की जो है वो कुछ कॉम्प्लिकेशन मेजर तो नहीं है, ठीक है जी। और उसके साथ कोई लिम्ब इफेक्टिव वगैरह तो नहीं है। रिज़ल्ट ऑफ द प्रीवियस एवेलुएशन, जो आपने पिछले ट्रीटमेंट हुई होती है उसकी सारी जो है वो रिज़ल्ट्स देखते हैं, ठीक है जी। डायग्नोसिस की जो है रिज़ल्ट देखते हैं। डिजीज़ सीवियरिटी जो आप देखते हैं बाय एस्टिमेटेड द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द चेस्ट पेन, देखते हैं कि चेस्ट पेन है, रेडिएट करता है, बैक की तरफ जाता है, इचिंग है, शॉर्ट टाइम है, इमोशनल एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन बेस्ड और फिज़िकल एक्सरसाइज बेस्ड है या नहीं, ये चीज़ें देखें। डिस्नी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ आप देखते हैं कि लेटते हुए शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस होती है कि नहीं होती। और एक्सरसाइज टॉलरेंस की, भाई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको दर्द होता है नहीं होता, वॉशरूम जाते हुए दर्द होता है, साइनोकोप वगैरह। ड्रग हिस्ट्री आप देखते हैं कि कौन कौन सी आप जो है वो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जो है लेबॉर्ट्री जो आप एग्जामिनेशन देखते हैं कि उसमें क्या लेबॉर्ट्री वैल्यूएशन इन द पेशेंट हु हैव compatible with ischemic heart disease and are undergoing the emergency procedure should be included, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं कि सीरम कार्डिक माइलेज देखते हैं, क्योंकि ये जितने भी नीचे इंजाम लिखे हुए ना ये नॉर्मल आपके पास सीरम के अंदर नहीं आते, लेकिन जब कार्डिक इंजरी होती है, कार्डिक इन्फेक्शन हुआ होता है या किसी तरह कोई इन्फार्शन टाइप की चीज़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये एंजाइम सारे के सारे इंक्रीज़ हुए होते हैं, ठीक है। कार्डिक एंजाइम आप देखते हैं सीरम लेवल ऑफ द कार्डिक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन, और इसी तरह जो है वो क्रेटानिन काइनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये चीज़ें आप देखते हैं कि भाई ये इंक्रीज़ तो नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद ईसीजी आप देख रहे थे, ईसीजी के बारे में देख लें कि द बेस लाइन ईसीजी इज़ नॉर्मल इन द 20% to 25% ऑफ द पेशेंट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। कि ईसीजी आपको नॉर्मल मिल जाएगी, लिहाजा ईसीजी रिलायबल नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एविडेंस ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इज़ ओनली अपेरेंट ड्यूरिंग द चेस्ट पेन, जब पेशेंट को चेस्ट पेन होगा तो चेस्ट पेन होगा उसके दौरान ली गई ईसीजी ही हमारे लिए इफेक्टिव है, उससे बगैर नहीं है। चेस्ट एक्सरे एंड द इकोकार्डियोग्राफी वगैरह हम कराते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं जी कि फिज़िकल एग्जामिनेशन वगैरह टिपिकली पेन में है पेशेंट के नहीं है, पेशेंट जो है वो अपेरेंस उसकी क्या है, ओबीज़ है, नॉर्मल है, थिन है, लीन है पेशेंट, इस तरह की चीज़ें आप पेशेंट के अंदर देखते हैं, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट आपके पास जो है वो क्या है जी, प्री मेडिकेशन। तो द गोल ऑफ द प्री मेडिकेशन is to decrease the pre-operative fear, anxiety and pain। तो हम पेशेंट का जो एंजाइटी वगैरह होती है उसका खौफ वगैरह वो कम करते हैं, पेन कम करते हैं, ताकि पेशेंट का, हमारा मेन मकसद वही है कि ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड डिस्टर्ब ना हो। इन तमाम गोल का मकसद एक ही है कि ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड जो है वो क्या हो, मिसमैच ना हो, ठीक है। अब फियर, एंजाइटी एंड पेन वो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा कर देंगे, सप्लाई को कम कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर हमने बैलेंस क्रिएट करना हमारे लिए लाजमी, ठीक है। तो यही हमारे, तो सबसे पहला जो हमारा गोल होगा वो क्या है कि सेटिस्फैक्ट्री प्री मेडिकेशन प्रिवेंट्स द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन विच एडवर्सली इफेक्ट द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ये सप्लाई डिमांड बैलेंस, ठीक है। तो आपको पता है कि जब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी वगैरह वगैरह, स्ट्रेस रिस्पांस आएंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच हो सकती है, ठीक है। उसको हम इसलिए जो है इफेक्टिव सेटिस्फैक्ट्री प्री मेडिकेशन करते हैं, ठीक है। और our medication is equally detrimental and should be avoided because it result in the hypoxia, respiratory acidosis and hypotension, ठीक है। और आपको पता है कि आपकी ओवरडोज जो भी ड्रग होगी वो कुछ ना कुछ आउटकम लेके आती है, और वो आउटकम स्पेशली स्ट्रेस रिस्पांस के तरह के ही होते हैं। स्ट्रेस रिस्पांस, ये स्ट्रेस रिस्पांस आपके बीपी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, आपकी जो है और रेस्पिरेटरी जो पैरामीटर्स हैं, जो ऑक्सीजन होती है उसको कम करता है, रेस्पिरेटरी रेट को जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो ये एफर्ट्स को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी सप्लाई एंड डिमांड में मैसेज होती है। लेकिन इसलिए जो है वो आपने क्या करना है कि मेडिकेशन को
इक्वली डोजेज के साथ, यानी कि जो ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, उसकी तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। अब बेंजोडाइज़ेपिन अलोन और इन द कम्बिनेशन विद ओपियाइड इज़ यूजफुल यूज़ कॉमनली, क्योंकि ये सेडेशन थोड़ी सी काज कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो है वो आपके लिए और पेन को कंट्रोल करते हैं, ये आपके लिए इफेक्टिव होते हैं पेशेंट को एंजाइटी एंड फियर को कंट्रोल करने के लिए। कंकमिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन वायर नेजल कैनुला इज़ हेल्पफुल टू अवॉइड द हाइपोक्सीमिया फॉलोइंग द प्री मेडिकेशन। अच्छा, नॉर्मली आप देखते हैं ना कि आप पेशेंट को प्री मेडिकेशन देते हुए ऑक्सीजन नहीं देते, ठीक है, लेकिन आप जब मायोकार्डियल इस्कीमिया के पेशेंट को यूज़ कर रहे हो तो नेज़ल कैनुला की मदद से आप उसको कंकमिटेंट यानी कि कंटिन्यूस जो है वो ऑक्सीजन दे रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके पेशेंट ज़ाहिर आप पुश करेंगे मेडिकेशंस को, तो वो क्या करेगी, पेशेंट को पेन करेगी, ठीक है, पेन करेगी तो उसकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड जो है वो मिसमैच हो सकती है। लिहाजा आपने उसको नेज़ल कैनुला की मदद से मुसलसल जो है वो ऑक्सीजन देते रहनी, ठीक है। Patient with the poor ventricular functions and coexisting lung disease should receive the reduced dose, ठीक है, जिनके अंदर आपको लगे कि वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है या जो है वो उसके अंदर जो है वो लंग्स डिजीज़ का भी साथ में प्रॉब्लम है, तो आपने उसके अंदर डोज को नॉर्मल से कम रखना है। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन शुड जनरली बी कंटिन्यू टिल द टाइम ऑफ सर्जरी थ्रू एनी रूट। तो आपने जो है वो इस लाइक हाइपरटेंशन इन पेशेंट्स के अंदर भी ऑक्सीजन की सप्लाई और उसके साथ साथ जो है वो प्री मेडिकेशन उसकी टिल द डे ऑफ सर्जरी जारी रखनी है, ठीक है जी। और सिमिलरली सडन विड्रॉवल ऑफ द एंटी इंजाइनल मेडिकेशन एंड प्री ऑपरेटिव particularly beta blocker can participate in the sudden rebound increase in the इस्केमिक एपिसोड, ठीक है। तो अब देखें एक पेशेंट का जब वो हाइपरटेंसिव होता है ना, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो या उसके साथ जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट हो, इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है ये सडनली ड्रॉप नहीं की जाती, ठीक है, इन दोनों की ट्रीटमेंट सडनली ड्रॉप नहीं की जाती, क्योंकि बॉडी इन दोनों के सिलसिले में अगर बीपी 180/100 है तो इसके ऊपर ये एडजस्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है। इसको सडनली आप ड्रॉप करेंगे तो बाकी आर्गन्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जो ड्रग ले रही है, बीटा ब्लॉकर ले रहा है या जो है वो अदर मेडिकेशन ले रहा है, एंटी एंजाइनल अगर ड्रग ले रहा हो, तो अगर आप उसको सडनली ड्रॉप कर देंगे तो आपका जो इस्केमिक प्रॉब्लम है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का जो प्रॉब्लम है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा आपने पेशेंट की मेडिकेशन को किसी भी लेवल के ऊपर ड्रॉप नहीं करना, वो उसको यूज़ करवाते रहना है। In past, some clinician administered the nitrates IV or the transdermal to the patient with ischemic heart disease in the perioperative period। तो पेशेंट को जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो यूज़ की जाते रहे, पास्ट स्टडीज़ के अंदर जो है इसका एविडेंस मिलता है, ठीक। सिमिलरली आगे चलते हैं हम इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट की तरफ। अच्छा, इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे आने की वजह से पहले मैं इसको आपको इंटूबेशन को बता देता हूँ, ठीक है। इंटूबेशन का जो इसका क्राइटेरिया है वो सिमिलर कि आपने लेस देन 15 सेकंड जो है वो इंसर्शन करनी है ट्यूब की, और आपने जो है वो प्रोलॉन्ग इसके अंदर लैरिंजोस्कोपी नहीं करनी, डीप एनेस्थीसिया के अंदर आपने इसकी इंटूबेशन करनी है, और जो है वो स्ट्रेस रिस्पांस को डिक्रीज़ करने के लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो आपने क्या करने, टॉपिकली जो है वो ट्रैकिया के अंदर एक्सर्ट करने हैं। लोकल जो प्रोपोफोल आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोपोफोल के साथ आपने जो है लिग्नोकेन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को मिक्स करना है, ताकि लोकल वेजोडाइलेशन हो, लोकल जो है वो आपके पास पेन इनोवेशन हो, जिसकी वजह से आपका पेशेंट की मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड मिसमैच ना हो, ठीक है। तो इंट्रा ऑपरेटिव की तरफ आते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फैक्टर एंड इवेंट दैट कैन वर्सन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसको मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड को जो मिसमैच कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अंदर सबसे पहले क्या, एक्टिवेशन ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसी भी लेवल के ऊपर पेशेंट अगर रिवर्स आया, यानी कि पेशेंट डीप एनेस्थीसिया से निकल आया, तो उसका सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। तो फिर वही स्ट्रेस रिस्पांस, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, हार्ट रेट ज़्यादा होना, ठीक है जी, इस तरह की स्वेटिंग वगैरह के चांसेस होते हैं जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड को मिसमैच कर सकते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ सकती है और सप्लाई कम हो सकती है, इसलिए अपने पेशेंट को जो है वो अंडर कंट्रोल पास रखना है, ठीक है ना। तो
इसी तरह जो है वो हाइपरटेंशन है, बीपी ज़्यादा हो सकता है उसके अंदर, इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, वो आपकी टेम्परेचर के रेज़ होने की वजह से भी हो सकता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, पेन की वजह से हो सकता है कि पेन जब हो रहा है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, टेकीकार्डिया वगैरह, हाइपॉक्सिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द पाइपलाइन सप्लाई। अब अगर बदकिस्मती से ये पाइपलाइन सप्लाई के अंदर या सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन ही कम पड़ गई है, ऑक्सीजन कम पड़ने की वजह से क्या होता है कि हाइपॉक्सिया होता है, ठीक है। हाइपरकैप्निया, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाने की वजह से भी जो है वो क्या होता है कि इंट्राऑपरेटिव आपकी ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच हो सकती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने करना क्या है इंट्राऑपरेटिव, द मेन गोल ऑफ द इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट इन द पेशेंट विद main goal of the intraoperative management in the patient with the ischemic heart disease is maintenance of the favorable myocardial oxygen supply and demand, ठीक है। तो मेन गोल आपका वही है, इसको आपने ख़राब नहीं होने देना, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड को आपने किसी भी लेवल के ऊपर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ऑटोनोमिक मेडिकेशन इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर शुड बी कंट्रोल्ड बाय द डीप एनेस्थीसिया। तो आपका इसको आप कर किस रख सकते हैं, सबसे पहले आप डीप एनेस्थीसिया मेंटेन करें, ठीक, कि आप उसको जो है वो वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट अच्छे से दें। उसके बाद जो है वो आप उसको मसल रिलैक्सेंट जो है वो अच्छे से दें, रिलैक्सिंग एजेंट अच्छे से दें, ओपियाइड्स यूज़ करें और एनाल्जेसिक एजेंट यूज़ करें जो उसका पेन को ख़त्म करें, ठीक है। और साथ में आप जो है वो सेडेटिव वगैरह दे सकते हैं, डर्मिकम वगैरह, बस उसको दे के मिडाज़ोलाम वगैरह दे के आप उसको सुला सकते हैं, ठीक है। ट्रामाल वगैरह साथ दे के पेन उसका कंट्रोल करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सेसिव रिडक्शन इन द कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर और द आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट शुड बी अवॉइड, ठीक है। अब डीप एनेस्थीसिया के साथ एक चीज़ आपको पता है कि हाइपोटेंशन होती है, ठीक है, कि बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। बीपी जब ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी जो है हाइपोपरफिन होगी, तो उस वो जब हाइपोपरफिन उधर हो रही है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम करेगी, तो लिहाजा वो आपके लिए इक्वली डेंजरस हो सकती है। तो डीप एनेस्थीसिया देते हुए साथ में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं ये कोरोनरी आर्टरी के लेवल पे जो है वो ब्लड को कम ना कर दे, तो उसके लिए आपने साथ में क्या करना है कि 100% ऑक्सीजन की सप्लाई को साथ में जारी रखना है, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर शुड बी जनरली मेंटेन द 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो आपने जो है वो मीन आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन रखना है, उसको नीचे नहीं आने देना। एक्सेसिव इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम सच एज द दोज काज्ड बाय द फ्लूइड ओवरलोड इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी अवॉइड बिकॉज दे इंक्रीज द वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन, ठीक है। तो अब देखिए इस्कीमिया के साथ जो है वो आपके पास क्या होता है कि वेंट्रिकुलर फंक्शंस के ऊपर कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इस्कीमिक पेन कराता है, ठीक है। तो एक्सेसिव जो है वो आपने फ्लूइड नहीं देना है, इसके अंदर बैलेंस फ्लूइड देना है, ठीक है। और मॉनिटरिंग आप करते हैं इसके अंदर, मॉनिटरिंग इसके अंदर जो है मोस्ट एडवांस्ड किस्म की जो है वो मॉनिटरिंग होती है। उसके अंदर आपके पास मैनुअल ब्लड प्रेशर भी आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, कार्डियक मॉनिटर की मदद से भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है सीवीपी के ज़रिए भी ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लेते हैं। और इंट्रा आर्टेरियल जो है वो इंट्रा आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी आप मॉनिटर कर लेते हैं, कि परमेनरी आर्टरी मॉनिटरिंग भी आपकी चल रही थी, ठीक है। तो यानी कि आप इसके अंदर इन्वेसिव मॉनिटरिंग और नॉन इन्वेसिव मॉनिटरिंग दोनों कर रहे थे। इन्वेसिव मॉनिटरिंग वो होती है जिसके ज़रिए आप एक कैथीटर जो है वो प्रोब जो है वो आप इनसाइड द वेसल्स डाल देते हैं, और नॉन इन्वेसिव जो आप रूटीन में करते हैं जो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी हो रही है, ठीक है। और ईसीजी आप जो है वो करते हैं। उसके बाद जो है आप कोरोनरी कैप्नोग्राफ मॉनिटरिंग जो है वो थ्रू आउट, और पल्स ऑक्सीमेट्री आपकी तो हो ही रहती है। और इस पेशेंट के अंदर जो है वो एक्सरेज वगैरह भी लिए जा रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी, और चेस्ट एक्सरे की बात करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो हम इसकी प्रोटीन एंजियोग्राफी वगैरह की भी कोशिश साथ में कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अलावा पेशेंट के आप ब्लड सैंपल जो है वो भी भेज रहे होती हैं, और उसके साथ हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपॉक्सिया, टेकिकार्डिया, साइनोसिस, ब्लड लॉस और हाइपरकैप्निया,
इन चीज़ों को आप जो है वो मेजर कर रहते हैं। ब्लड प्रेशर तो डेफिनेटली आप कार्डिक मॉनिटर से देखेंगे इसको, हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन को। हाइपॉक्सिया भी आप कैप्नोग्राफी से जो है वो देख लेते हैं। टेकिकार्डिया भी आप जो है पल्स से मदद से देखते हैं। ब्लड लॉस आप डायरेक्टली विजुअली मेजर कर रहते हैं। हाइपरकेपनिया हाइपोकेपनिया जो है वो आपने साइनोसिस वगैरह आप जो है वो डायरेक्ट बॉडी को भी देख के कर सकते हैं और मॉनिटर की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है आप मॉनिटर की मदद से भी करते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है ABGs एक टेस्ट कराते हैं आप कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस जो है वो आप इसको विद पैसेज ऑफ टाइम चेक करवा रहे होते हैं, ठीक है। और रिकवरी जो आपकी पेशेंट होती है, एक्सटूबेट द पेशेंट इन डीप एनेस्थीसिया। पेशेंट को आपने डीप एनेस्थीसिया के अंदर ही एक्सटूबेट करना होता है, क्योंकि जब आप पेशेंट अवेक फुली अवेक होगा तो वो स्ट्रेस एंड फियर एंजाइटी वगैरह को इंक्रीज़ करेगा, तो जिसकी वजह से डिस्टर्ब क्या होगा, ST सप्लाई और डिमांड डिस्टर्ब, ठीक है। को केयर ऑफ द टंग फॉल बैक और एंड अदर ब्लॉकेज टू द एयरवे। अब इस पेशेंट के अंदर सिक्रेशन का फॉल बैक ऑफ द टंग, ज़बान का पीछे मुड़ जाना, क्योंकि इससे जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे की। और उसके अलावा कोई जो है वो आप इसके अंदर मुकम्मल आप लिक्विड एयरवे यूज़ करेंगे ताकि ये चीज़ें ना हों, ठीक है। कीप ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर ड्यू टू द ड्यूरिंग द रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ के अंदर आप जो है वो टेम्परेचर मुनासिब रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंक्रीज़ जो टेम्परेचर होगा तो वो बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से आपका बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होने की वजह से हाइपोथर्मिया होगी, जिसकी वजह से हाइपॉक्सिया होगा, ठीक है। हाइपॉक्सिया होगा तो फिर भी ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड डिफरेंस। कीप द पेशेंट पेन फ्री एंड एनजाइटी फ्री रखना है, उसको कोई भी चीज़ स्टिमुलेट ना कर रही है, ठीक है। अवॉइड डिलेड लारिंजियोस्कोपी एंड सक्शनिंग। तो उसके मुंह के अंदर ना आपने लारिंजियोस्कोप और कैथीटर वगैरह या सक्शनिंग जंकर जो है वो डाल के नहीं रखना है, क्योंकि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करती हैं और स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट्स आपके सामने मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव आपने शिफ्ट द पेशेंट टू द ICU। पेशेंट को जो है वो अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरवीन ICU में आपने स्ट्रिक्ट करना है। ऑक्सीजन सप्लाई उसको 100% ऑक्सीजन सप्लाई आपने जो है वो जारी रखनी है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग वाइटल साइन जो है वो कीप क्लियर एयरवे ऑफ द पेशेंट, रेगुलरली चेक फॉर द एनी ऑब्स्ट्रक्शन, और की पेशेंट पेन फ्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने पेशेंट को पेन फ्री रखना है, ठीक है जी। थैंक्स जी बच्चों। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अंदर आपने जो है वो उसको बुक के अंदर से भी डिटेल में पढ़ना है और ये लेक्चर भी आपने यहाँ से कवर करना है, ठीक है। और जो बच्चे ये नॉन सीरियस है ना, क्यों सीरियस हैं, क्योंकि मैंने लेक्चर को हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जैसे लाइव आप लोगों को पढ़ाता हूँ कोई इस तरह की प्रॉब्लम छोड़ के ना जाऊँ। तो जो नॉन सीरियस हैं, जो समझ रहे हैं कि कोई किसी किस्म का टेस्ट पेपर के अंदर कोऑपरेट हो जाएगा, तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि 0% कोऑपरेशन, कोई किसी किस्म का जो है रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि लाइव आप लोगों की क्लास में पढ़ाना वो मोर इजी है, 100% ईजी है आपके निस्बत के ये, जहाँ पे आपको यहाँ पे से बैठ के पढ़ रहा है। आप पहले यहाँ पे बैठ के डिटेल में टॉपिक डिस्कस करो, पढ़ो, उसके बाद प्रेजेंटेशंस बढ़ाओ और बना के फिर जो है वो प्रेजेंटेशन आपकी प्रेजेंट करो, और फिर आपको जो है आपके क्वेश्चंस को रिस्पांस करो दिन रात को जो भी क्वेश्चन हो। तो ये इतना इजी काम नहीं है, लिहाजा रिलैक्सेशन पेपर्स के अंदर मेरी तरफ से 0% होगी।